वारेन हेस्टिंग्स के अधीन विदेश संबंध। भारतीय राज्यों के साथ वारेन हेस्टिंग्स के संबंध बहुत कठिन तथा जटिल परिस्थितियों से गुजर रहे थे। मराठे पानीपत की हार से संभल चुके थे तथा पुनः उत्तरी भारत पर अपना अधिकार बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। दिल्ली के सम्राट ने सिंधिया का संरक्षण स्वीकार कर लिया। कंपनी तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मित्रता फीकी पड़ चुकी थी। दक्षिण में हैदर अली कंपनी से प्रतिशोध लेने की सोच रहा था। दूसरी ओर यूरोप में लगभग समस्त शक्तियां अमेरिकी प्रश्न पर इंग्लैंड के विरुद्ध एकजुट हो रही थी। शाह आलम द्वितीय से संबंध। मराठों ने अपने योग्य तथा अनुभवी नेता महादजी सिंधिया तथा जसवंत राव होलकर के नेतृत्व में अपनी स्थिति को पुनः सुदृढ़ बना लिया। राजस्थान, आगरा के आसपास के जाटों तथा दोआब के रुहेलों को पराजित कर फरवरी 1771 में उन्होंने दिल्ली जीत लिया। तदंतर उन्होंने शाह आलम को मुगल सिंहासन पर बैठा दिया। इसके उपलक्ष्य में सम्राट ने इलाहाबाद तथा कारा के जिले, जो क्लाइव ने उसको 1765 में वापस दिलवाए थे, मराठों को दे दिए। वारेन हेस्टिंग्स ने इस मुगल सम्राट के जर्जरित मुखौटा को तोड़ डाला तथा दीवानी के बदले में 26 लाख रुपया वार्षिक की सम्राट को दी जाने वाली राशि बंद कर दिया। अवध से संबंध। क्लाइव ने अवध को एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में स्थापित किया था। प्रतिवर्ष नवाब बिना धन दिए कंपनी से सैनिक सहायता ले रहा था। इससे कंपनी पर वित्तीय बोझ बढ़ गया था। हेस्टिंग्स ने अनुभव किया कि यदि ये संबंध निश्चित तथा सुदृढ़ नहीं किए गए तो संभवतः अवध मराठों के अधीन आ जाएगा अथवा वह मराठों से मिलकर रुहेलखंड को बांट देंगे। हेस्टिंग्स स्वयं बनारस गया और 1773 में नवाब से बनारस की संधि की। इससे इलाहाबाद तथा कारा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। इसके अतिरिक्त नवाब ने आवश्यकता पड़ने पर एक ब्रिगेड के लिए 30,000 मासिक के स्थान पर 2,10,000 रुपये देना स्वीकार कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रदेश। 1785 में अंग्रेजी साम्राज्य बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, बनारस तथा गाजी पर जो 1775 की फैजाबाद की संधि के अनुसार अवध के नवाब से प्राप्त हुआ था, उत्तरी सरकारें सालसेट की बंदरगाह तथा इसके अतिरिक्त मद्रास, मुंबई तथा कुछ अन्य छोटी छोटी बंदरगाहें भी थीं। मुगल प्रदेश। मुगल प्रदेश। वृद्ध सम्राट शाह आलम द्वितीय का दिल्ली तथा उसके आसपास के प्रदेशों पर नाम मात्र का प्रभुत्व था।
परंतु उसने मराठा सरदार महादजी सिंधिया का संरक्षण स्वीकार कर लिया तथा जिसका दिल्ली में अत्यधिक प्रभाव था। अवध उत्तरी भारत में अवध एक स्वतंत्र राज्य था जिसकी 1765 से अंग्रेजों के साथ रक्षणात्मक तथा प्रहारात्मक संधि थी। उत्तरी पश्चिमी भारत सतलज नदी के दोनों ओर के क्षेत्रों पर सिख मिसलों का अधिकार था। पंजाब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों मुल्तान, सिंध तथा कश्मीर में मुसलमान राजे राज्य कर रहे थे। रुहेला युद्ध 1774 में रुहेला सरदार और अवध के नवाब दोनों को मराठों के आक्रमण का भय था। 1772 के आरंभ में मराठों ने जप्ता खां को पराजित कर उसके समस्त क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। रुहेला सरदार हाफिज रहमत खान को मराठा आक्रमण का भय था। उसने अवध के नवाब से एक संधि कर ली। 17 जून 1772 में उसने मराठों के विरुद्ध रक्षार्थ नवाब की सहायता मांगी तथा उसके लिए 40 लाख रुपए देना स्वीकार किया। 40 लाख रुपए देना स्वीकार किया। फरवरी 1774 में नवाब ने रुहेल खंड पर आक्रमण कर उसे अपने प्रदेश में मिलाने की सोची। उसे रुहेला मराठा संघ का भय था, परंतु पेशवा माधवराव की मृत्यु के कारण मराठों में फूट पड़ गई तथा यह भय टल गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब के साथ सहायक संधि करके विशेष ख्याति प्राप्त कर ली, तो उधर मद्रास परिषद में कर्नाटक तथा उत्तरी सरकार के क्षेत्र पर अपना प्रभाव सुदृढ़ कर लिया था। मुंबई परिषद के प्रधान तथा सदस्य शक्तिशाली मराठों की उपस्थिति में कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह लोग सालसेट और बेसीन के बंदरगाह ही लेना चाहते थे तथा पुणे में राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। पुणे में हुए झगड़ों ने उन्हें अपने षड्यंत्रों के लिए अवसर दिया। पेशवा माधवराव की मृत्यु तथा नारायण राव की हत्या के पश्चात महाराष्ट्र में आंतरिक झगड़े आरंभ हो गए। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने नारायण राव के मरणोपरांत जन्मे पुत्र माधवराव नारायण के अधिकार को चुनौती दी, परंतु राज प्रबंधकर्ता मंडल के प्रधान नाना फडणवीस के सम्मुख अपने आप को प्रभावहीन पाकर उसने कंपनी की सहायता मांगी तथा मुंबई सरकार से सूरत की संधि की। रघुनाथ राव के रूप में मुंबई परिषद को एक कठपुतली व्यक्ति मिल गया तथा उन्हें आशा थी कि पुणे में इस प्रकार का शासन स्थापित करने में सफल हो जाएंगे जैसे बंगाल में क्लाइव ने दोहरी शासन के रूप में स्थापित किया था। सूरत की संधि के अनुसार कंपनी ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाना
था तथा उसके बदले कंपनी को सालसेट तथा बसीन नगर मिलने थे। कंपनी की सेवा की सहायता से रघुनाथ राव पूना की ओर बढ़ा तथा 1775 में अर्रास की स्थान पर एक अनिर्णायक युद्ध लड़ा गया। इसके पश्चात सिंधिया ने अंग्रेजों तथा मराठों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई और मई 1782 में दोनों पक्षों के बीच सालबाई के स्थान पर संधि हस्ताक्षर किए। इससे दोनों ने विकसित क्षेत्र छोड़ दिए, केवल सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों के पास रहे। उन्होंने राघोबा का साथ छोड़ दिया। पेशवा ने राघोबा को पेंशन दे दी और अंग्रेजों ने माधव राव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया। इस संधि से युद्ध से पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई, परंतु बंबई से भेजी गई सेना ने बड़गांव के स्थान पर पेशवा की सेना से मात खाई तथा जनवरी 1779 में बड़गांव की संधि की, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने 1773 के पश्चात सभी विजित प्रदेश लौटाने का वचन दिया। यह संधि अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक थी। वारेन हेस्टिंग्स ने युद्ध जारी रखा तथा 2 सैनिक दल भेजे। एक दल कैप्टन पोफम के अधीन ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए तथा दूसरा जनरल गार्डर के अधीन पूना के विरुद्ध। जनरल गार्डर ने मध्य भारत में से गुजरते हुए फरवरी 1780 में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। उसने गुजरात को भी रौंद डाला तथा बड़ौदा के गायकवाड़ को, जो अब तक तटस्थ था, अपनी ओर मिला लिया। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।